नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। डीवी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, 2 महीने से भी कम का वक़्त बचा है और यही वजह है कि रैलियों का दौर शुरू हो गया है। कल आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मौजूद थे, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में मौजूद थे और आपने देखा कि राहुल गांधी भी कल रैली में मौजूद थे और वहां पर आप ये देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का नाम 51 मिनट में कम से कम चबा लिया। अपने जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनकी जो जितने भी तक उन्होंने काम किया उसको ले सफा पूरी तरीके है और यही वजह है कि वो कांग्रेस पर वार करते हुए नजर आए, कांग्रेस का नाम लेते हुए नजर आए और उसको एक कंपनी चला रही है। अर्बन नक्सल का नाम तक उन्होंने कल लिया और उसके बाद रात में 7 से 8 बजे के बीच भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। इससे पहले 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और कल एक बार फिर से 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। तक 78 उम्मीदवारों की लिस्ट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है और ये जो लिस्ट जारी कर दी गई है, इसमें जो नाम आए हैं सामने, उसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है और कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है, घबराई हुई है और उससे डर और हार जो है वो सामने उसके नजर आ रही है और यही वजह है कि उसने 3 मंत्रियों समेत 7 सांसदों को इन 39 उम्मीदवारों की लिस्ट में अपना उम्मीदवार बनाया है। इनमें से कई नाम ऐसे, इनमें से एक नाम ऐसे हैं जिन्होंने 33 साल से चुनाव नहीं लड़ा, एक नाम ऐसा है जिन्होंने 15 साल से विधानसभा का कोई चुनाव, 10 साल से चुनाव नहीं लड़ा और उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। जिन 78 सीटों की मैं बात कर रही हूं, इन 78 सीटों में 2018 में कांग्रेस ने 75 सीटें जीती थी और ऐसे में यहां से इन सीटों से, इन 39 सीटों में से खास तौर पर 3 मंत्री समेत 7 सांसदों को उतारना ये साफ तौर पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से घबराई हुई है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल जब मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मौजूद थे तो उन्होंने मंच से शिवराज सिंह चौहान का नाम तक लेना गवारा नहीं किया। वो योजना, लाडली बहन योजना, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात शिवराज सिंह चौहान करते हैं, बार बार लेके इसको बात करते हैं, कभी कहते हैं कि इतने पैसे आपके अकाउंट में, फिर 1000 रुपए, चलिए बढ़ाकर कर दिए 1500 रुपए। इस तरह से वो एक जादूगर की तरह बात करते हुए नजर आते हैं। इस योजना को लेकर उस योजना का जिक्र तक प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े जाएंगे, क्योंकि जयपुर में हमने देखा कि किस तरह से वहां पर वसुंधरा राजे, जो कि सबसे बड़ा चेहरा है, उनको पूरी तरीके पहले से ही साइड लाइन है, वो मौजूद थी, लेकिन वो एक बार बोली भी नहीं, उनको बोलने का मौका तक नहीं दिया गया है। तो इन पार्टियों की अगर बात करें तो जहां कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है, आपने राहुल गांधी का वो ईमानदाराना, आपने वो बयान, आपने वक्तव्य देखा होगा जहां उन्होंने मध्य प्रदेश को लेकर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना को लेकर उन्होंने कहा कि वो जीत रहे हैं, उनको उन्होंने कहा कि करीब है, यानी कि जो जीत का मार्जिन है वो कम है और बहुत करीब हम इस पर जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये कहा राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी लगातार ओबीसी से लेकर तमाम मामलों पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, दुखती रग पर वार कर रहे हैं। आपने देखा कि कैसे अचानक से कल वो ट्रेन में सफर करने के लिए वहां पर पहुंचे, जब वो छत्तीसगढ़ में मौजूद थे, जब उन्होंने वहां से रैली की और वो तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं मां पसीना ला रही हैं नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसकी काट वो क्या लेकर आए और इसीलिए इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं कि मंत्रियों को, सांसदों को उनका डिमोशन करके उनको मैदान में उतारा जा रहा है और अब कांग्रेस इसको लेकर हमलावर हो गई है। मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि आज पवन खेड़ा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या कुछ उन्होंने कहा इस लिस्ट को लेकर, और खासतौर पर कल जिस तरह से लगातार 44 बार कांग्रेस का नाम लिया नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी मंच से, चुनावी तो आप पहले सुनिए। कल प्रधानमंत्री जी
चुनावी दौरों पर थे। मध्य प्रदेश से शुरू करें हम। 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया। 1966, हम में से कोई शायद पैदा नहीं हुआ होगा। 1966 की एक फिल्म थी, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। तो मोदी जी को शायद वो फिल्म बहुत पसंद है। जिस राज्य में 19 साल से उनकी सरकार हो, वहां जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं 51 मिनट में 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। ये क्या बताता है? यह बताता है अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पे बताने के लिए कुछ नहीं है, जीरो। तो आप उपलब्धियों के लिए कुछ नहीं है, जीरो है। 19 साल जहां सरकार रही हो, वहां पर 51 मिनट में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया गया, यानी कि अपनी योजनाओं के बारे में, जो उनकी अब तक की पॉलिसीज रही, क्या किया सरकार ने काम केंद्र में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बार बार बात की जाती है, तो केंद्र में और राज्य में क्या काम किया गया उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ महिला आरक्षण बिल की बार बार वहां पर बात की गई और नारी शक्ति की बात की गई और कहा गया कि नारी शक्ति को भी बांटने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने आरक्षण की बात का मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं। और एक और को यहाँ पर एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश में एक ही 44 बार नाम लिया कांग्रेस का। जरा ये वीडियो देखिए और आप वीडियो से समझिए कि घबराहट कितनी ज्यादा है। कांग्रेस का ही कांग्रेस के जमाने की कैसे कांग्रेस जहां जहां कांग्रेस गई है कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर कांग्रेस नेता की कांग्रेस ने लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस भारत में कांग्रेस की राजनीति कांग्रेस को इसलिए कांग्रेस ने वादा पूरा किया। कांग्रेस के लिए कांग्रेस के पास भी था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने तब कांग्रेस ने अब कुछ समय कांग्रेस नेताओं के लिए, और अब कांग्रेस का ठेका, कांग्रेस जमीन पर भी एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो आपने देखा कि कितनी बार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का नाम लिया। कांग्रेस का नाम लेते लेते उनके माथे पे पसीना भी आ गए। और आपको याद होगा दरभंगा में एम्स की बात प्रधानमंत्री ने की थी और वो सब वहां पर ढूंढने के लिए गए, रिपोर्टर्स ढूंढने के लिए गए, वहां पर नेता तक गए, लेकिन दरभंगा में अगर कोई एम्स होता तो मिलता। और दरभंगा के एम्स की अपार सफलता के बाद अब आप ये देखिए, रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की बात कल प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में की कि मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन जो है उसकी सब प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे हैं। और झूठ और जुमलों की सरकार की बानगी आप देखिए कि इस नाम का कोई रेलवे स्टेशन है ही नहीं, जिसकी प्रशंसा की बात नरेंद्र मोदी मंच से कर रहे थे जब वो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा और उसके बाद तमाम तरह की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। और आप सर्च करिए, जाकर आप गूगल पर सर्च करिए, आप जो वेबसाइट होती हैं रेलवे की उस पर जाकर आप सर्च करिए IRTC की, आपको पता चलेगा कि इस नाम का कोई स्टेशन है ही नहीं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने वो भी आप सुनिए, उनका झूठ आप सुनिए। भाजपा आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ला रही है, स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। तो एक ऐसे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है जो स्टेशन अस्तित्व में ही नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कैसे झूठ और जुमलों के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो चल रही है। और ये आपके सामने है दरभंगा के बाद। अब ये एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं दो की बात हूं। लेकिन हम बात मध्य प्रदेश की फिर से करेंगे और बात करेंगे कि कैसे ये जो लिस्ट जारी की गई है इससे कैसे भारतीय जनता पार्टी की हताशा
साफ तौर पर नजर आती है कि वो उनको पैराशूट करके इन नेताओं को, उनका डिमोशन करके इन नेताओं को टिकट देना पड़ रहा है। और किस तरह से जब इन नेताओं से ही बात की गई, इनमें से कुछ से, तो वो खुद सरप्राइज थे, रादर शॉक थे कि उनका नाम इसमें शामिल है, क्योंकि शायद उनको खुद भी नहीं पता था। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। अभी 2 मेहमान मेरे साथ, तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ राकेश पाठक जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, मध्य प्रदेश की सियासत पर बहुत बारीकी से, बहुत पैनी नजर उनकी है, उनसे इन तमाम बारीकियों को हम जानेंगे। बिलाल सब्जवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नेशनल पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। और इसके साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और नेशनल पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से वो भी देखते रहे हैं और अक्सर आपने उनको देखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। राकेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये जो लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट में आपको भारतीय जनता पार्टी की हताशा नजर आती है, डर नजर आता है, या फिर आपको कुछ और इसमें नजर आ रहा है, या उनको लगता है किसी भी कीमत पर जीत हासिल करनी है? क्या वाकई में मंत्रियों और सांसदों का डिमोशन करके उनको टिकट देके क्या जीत हासिल की जा सकती है? देखिए, मुझे डर और हताशा के साथ साथ चिंता भी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो समझ चुका है कि मध्य प्रदेश में जो जमीनी हकीकत है वो बीजेपी के खिलाफ जा रही है। एक तो शिवराज सिंह चौहान का लगातार इतने साल मुख्यमंत्री रहना, चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाना, जिस भी तरह से बने हम सब जानते हैं, दल बदल के बाद चौथी बार वे मुख्यमंत्री बने हैं, सिंधिया के दल बदल के बाद। तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जानकारी में ये होगा ही जब हम और आपको पता है ओपिनियन पोल हो रहे हैं, ओपिनियन सर्वे हो रहे हैं, जाने कितने ऐसे एजेंसियां और माध्यम होते हैं जिनके जरिए सरकार तक सारी जमीनी हकीकत पहुंचती है। तो शायद नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास होगा कि इस दफा शिवराज सिंह चौहान के प्रति जो असंतोष है वो चुनाव में भारी पड़ेगा। उन्हें ये तो मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी के प्रति भी असंतोष है, लेकिन उसकी रिपोर्ट तो कोई उनके सामने रख नहीं सकता। कौन कहेगा इस देश में नरेंद्र मोदी के सामने कि सर आपका ब्रांड का नाम का जो तिलिस्म था वो टूट चुका है? कोई नहीं कह सकता। तो अब कोई ना कोई बलि का बकरा चाहिए। तो उसके लिए शिवराज सिंह चौहान के सामने विकल्प के रूप में 4 लोग और 5 खड़े कर दिए गए कि आपकी वरिष्ठता, आपके कद के 4 और लोग हैं हमारे पास जिन्हें हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं। एक और बात बुशरा जी ध्यान रखिए कि 2 सूचियां जारी हो चुकी हैं। अब तक शिवराज सिंह चौहान का नाम किसी सूची में नहीं आया। कोई शिवराज सिंह ऐसा नाम तो है नहीं कि उनकी विधानसभा सीट के लिए मारामारी हो रही है, कोई 4 दावेदार और हैं जिसकी वजह से जो चुनाव अभियान समिति है या उनका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो ये तय नहीं कर पा रहा कि शिवराज सिंह को टिकट दिया जाए या किसी और को। तो उनका अब तक टिकट घोषित न होना भी इस बात का संकेत है कि राष्ट्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान से नाखुश है। इसकी एक वजह और भी है। जिस तरह से पिछले 30-40 दिनों में, या मान लीजिए 2 महीने में, 60 दिनों में भगदड़ मची है बीजेपी में मध्य प्रदेश में, वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, जिलाध्यक्ष पार्टी के, निगम मंडलों के पदाधिकारी आदि इत्यादि 1-1 हजार कारों के काफिले के साथ आकर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। 15 दिन पहले खबर आई थी कि अमित शाह बेहद नाराज हैं यहाँ के स्थानीय नेतृत्व से, यानी शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष से, कि ये दल बदल आखिर इतनी तेजी से और इतनी अधिक संख्या में क्यों हो रही है, आप असंतोष को रोक क्यों नहीं पा रहे। और अंत में हमें कल प्रधानमंत्री के भाषण में उसके संकेत मिल गए। उन्होंने न मुख्यमंत्री का नाम लिया, न मुख्यमंत्री की सबसे लाडली योजना, लाडली बहना योजना का जिक्र किया। कुल मिलाकर ये जो कल सूची आई है इसमें 1-2 चीजें और साफ हो जानी चाहिए। बीजेपी दावा करती रही है, उसके नेता, कि हमारे यहाँ तो अगली पीढ़ी को सत्ता सौंप दी जाती है, पीढ़ियों का अंतरण होता है। लेकिन ये जो नाम घोषित हुए हैं इसमें 67 साल के कैलाश विजयवर्गीय, 61 के राकेश सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी 65 के आसपास हैं, सारे लोग फग्गन सिंह कुलस्ते। तो जो पार्टी का मूल काडर से बढ़कर मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है
जो विधायक बनने का सपना देखता है उन सबके तो सपने टूट गए हैं। अंतिम बात अभी इस पहले चरण जी में, इस सूची जी ने बुशरा जी नेता पुत्रों जी के सपनों पर भी पानी फेर दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र देवेंद्र सिंह तोमर रामू ग्वालियर पूर्व सीट से दावेदार थे। उनके जन्मदिन पर इतने होर्डिंग लगते हैं कि मानो सचमुच में कोई किसी का अवतरण हो गया हो। जन्म लेना इतनी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय वर्तमान में विधायक हैं। ये संभव नहीं है कि कैलाश जी को टिकट मिल चुका है उनके सुपुत्र को भी मिल जाए। तो कुल मिलाकर जी जो नई पीढ़ी के उत्तराधिकारी परिवार में जो थे उनके टिकट कट गए। जालम सिंह पटेल प्रहलाद पटेल के सगे भाई हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनका टिकट कट गया है। तो इसमें कई सारे संकेत हैं सूची में जो मैंने आपसे साझा किए हैं। और अभी जब हम आपसे बात करें राकेश जी, एक और लिस्ट आई है जिसमें सिर्फ एक नाम है, तीसरी लिस्ट। एक और नाम जी सुश्री मोनिका भट्टी अमरवाड़ा से उनका नाम ये आया है। तो ये एक नाम सिर्फ तीसरी लिस्ट में। तो इसको किस तरह से देखा जी जाए कि लिस्ट जारी, तीसरा नाम, कल एक लिस्ट जारी की गई है और अब एक लिस्ट जारी की जाती है। लिस्ट क्या मतलब, एक नाम की और घोषणा इसमें की गई है। तो क्या बहुत फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है? और क्या ये घबराहट जो है ये नजर आ रही है कि आप एक नाम जो है लिस्ट में शामिल करते हैं और उसको भी आप पब्लिक करते हैं? जनता पार्टी जैसी अनुशासित तथा कथित, काहे का अनुशासन, रोज गदर हो रहा है, रोज बगावत हो रही है, लेकिन उस कथित अनुशासित पार्टी में लंबी प्रक्रिया होती है टिकट की। केंद्रीय चुनाव समिति है, संयोजक हैं यहाँ पर चुनाव अभियान समिति के नरेंद्र सिंह तोमर खुद विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये किस सिस्टम से एक नाम तय हुआ, ये हमारी समझ से परे है। इसके पीछे ये भी समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हैरान परेशान सी है। उसके माथे पर पसीना आ रहा है कि जैसे जैसे नवंबर आएगा सर्दी बढ़ेगी पर उसके माथे पर पसीना बढ़ेगा। कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 39 नामों की सूची के बाद एक नाम कल रात को 8 बजे के बाद कब तय हुआ होगा? कल की सूची में ही हो सकता था। 39 का किसी जी ज्योतिषी ने आंकड़ा बता दिया है कि आप 39 की सूचियां जारी करेंगे तो सरकार में आ जाएंगे। किसी ने टोना टोटका बता दिया है कि हमको नहीं मालूम। तो कुल मिलाकर पार्टी हैरान परेशान है तो हताश है, निराश है और कहीं ना कहीं चिंतित है। वो सब इन सूचियों में दिख रहा है। जी बुशरा साहब। बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है। और ये सबको याद रखना चाहिए कि 2018 में 114 सीटें आई थी कांग्रेस की और 109 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी थी। सरकार बना ली थी और किस तरह से 1.5 साल के बाद, 15 महीने के बाद तकरीबन सरकार को गिराया गया और फिर एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान 2020 में वो फिर से मुख्यमंत्री बने। तो पोजीशन तो 2018 में भी कांग्रेस की काफ़ी मजबूत थी। तो एंटी इनकम्बेंसी तो तब भी थी शिवराज सिंह के खिलाफ। और ज़ाहिर-सी बात है डॉक्टर लक्ष्मण की अब तो और ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी 2020 से अब की बात करें, 2018 से अब की बात करें तो बढ़ गई है। और ना सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की बल्कि लगभग 10 साल का शासन नरेंद्र मोदी सरकार का भी देखा है। 10 डबल इंजन की बार बार बात की जाती है और अब नरेंद्र मोदी को ये लग रहा है कि शिवराज सिंह के चेहरे पर तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है या फिर एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में नहीं आया जा सकता है। तो फिर से जो नैया है वो नरेंद्र मोदी के सहारे ही पार होनी है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वाकई में अभी भी नरेंद्र मोदी का वो करिश्मा वो बाकी है या तिलिस्म जो है वो टूट रहा है? क्योंकि हताशा हम नरेंद्र मोदी के अंदर देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस की कमी है। कुछ भी अनगल वो मंचों से बोलते हैं, ना तथ्य होते हैं ना सच्चाई होती है। शुक्रिया बुशरा जी इस बातचीत में शामिल करने के लिए। आपके सवाल के 2-3 पहलू हैं, सिलसिलेवार मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस पर बात रखूं। सबसे पहली बात कि मध्य प्रदेश को लेकर के इसलिए बेचैनी ज्यादा हो रही है, बातचीत ज्यादा हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में यही अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ताकतवर चेहरा अभी भी बचा हुआ है, उनको अपने चेहरे पर लड़ने में भरोसा है, तो जितनी ऊर्जा मध्य प्रदेश पर लगाई जा रही है उसकी आधा भी छत्तीसगढ़ पर क्यों नहीं लगाई जा रही है, ये मेरे मन में एक उत्सुकता है। क्योंकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ आपके हाथ से निकल चुका है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अपने दम पर उन्होंने अपने लोगों के बीच एक भरोसा पैदा किया है।
हर तबके के लोग उन्हें वोट देने के लिए फिलहाल तत्पर दिख रहे हैं। अगर यही रहा परिदृश्य तो छत्तीसगढ़ में एक तरफा 68 से बढ़ जाए सीटें, इसके भी आश्चर्य नहीं होंगे। तो इससे मुझे एक इशारा मिल रहा है कि अगर वाकई एक चेहरे में तिलिस्म और जादू अभी भी बचा है तो वो जादू तो हर जगह चलना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश को लेकर के इसलिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश अगर निकल गया हाथ से, अभी राजस्थान पर भी बात नहीं हो रही है, हालांकि वहां पर अंदरूनी पेच फंसी हुई है। मध्य प्रदेश को लेकर के मुझे एक एंगल दिखता है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी राकेश जी ने उसका एक इशारा किया है, मैं उसको थोड़ा उस परत को खोलने की कोशिश कर रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान कौन है, उनकी राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल लोकेशन क्या है, अगर हम इसे देखें और थोड़ा 10 साल पहले चले जाएं तो एक इशारा यहां से मिलेगा। पहली बात, शिवराज सिंह चौहान अगर अब जीतते तो शायद 5वीं बार वो 20 साल हो गया है लगभग उनको। दूसरी बात, जब नरेंद्र मोदी जी एक चेहरे के रूप में आगे बढ़ना चाह रहे थे तो जो दूसरा घर था, दूसरा कुनबा था, उसमें शिवराज सिंह चौहान थे। और अब जब वो 5वीं बार जीत जाते, अगर वो एक ओबीसी चेहरा, तीसरा एंगल देखिए, उस कुनबे का होना, 5वीं बार जीत जाना, ओबीसी चेहरा होना, अगर ये तीनों जोड़ लें तो मुझे लग रहा है कि वो एक खतरा बन रहे थे। क्योंकि अगर 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी और उसका अलायंस पार्टनर 250 के आसपास तक पहुंच भी गया और तब कोई नया समीकरण बना तो उसमें कोई जोखिम उठा तो प्रधान सेवक और उनके सियासत के सिपहसालार ये दोनों चाहते हैं कि उसे अंकुर में ही निपटा लें। मुझे पता नहीं क्यों ये नजर आ रहा है और इसलिए शिवराज सिंह चौहान का एक बार भी नाम नहीं लेना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में यही चुनावी रैली हो, वहां के मुख्यमंत्री उनके मंच पर हो, वहां के काम गिनाए जाए और बात हो, मुख्यमंत्री का जिक्र तक ना हो? असंभव। इसका मतलब ये एक, और वो मुख्यमंत्री, जी लक्ष्मण, वो मुख्यमंत्री भगवान का दर्जा दे रहे हो प्रधानमंत्री को, आप ये देखें। और उसके बावजूद भी, मतलब इतना पैरों में गिरने के बावजूद भी एक बार उनका नाम न लिया जाए, नाम न लिया गया हो। और ये दिखाता है कि हताशा है, निराशा है। प्रधानमंत्री की भाषा, मतलब उनके लिबास की क्वालिटी दिनों दिन ऊंची होती जा रही है और उनकी जबान और उनके लोगों की जबान की जो स्तर है वो दिनों दिन गिरता जा रहा है। प्रधानमंत्री के मुंह से चुनावी रैली में ओबीसी का मुद्दा जो सबसे बड़ी पेच फंस गई है महिला आरक्षण में, और ओबीसी डोमिनेंट कम्युनिटी है, आदिवासी और ओबीसी मध्य प्रदेश में ज्यादा है। टिकट वितरण आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा उन लोगों को दिया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर और सांसदों को इसीलिए भेजा जा रहा है कि भाई कुनबा संभालो। तो इसको लेकर के आप जिक्र तक नहीं करते और केवल कांग्रेस कांग्रेस, अर्बन नक्सल जैसे शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने कर दिया, जिसके लिए सदन में पूछा गया कि भाई ये कौन लोग हैं, जरा एक बार परिभाषा बता दें तो हम लोग भी अपने अपने इलाके में एक सूची बना लें। जैसे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में तो बना लूं सूची कि मेरे विश्वविद्यालय कितने अर्बन नक्सल हैं, मध्य प्रदेश में इतने हैं, उत्तर प्रदेश में इतने हैं। पता चला उसकी कोई परिभाषा नहीं है, कौन लोग है कुछ पता नहीं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में ये बात कर रहा है और कांग्रेस पर हमला कर रहा है। ये सब देख रहा है बुशरा जी की बहुत निराशा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इसका अर्थ कतई नहीं कि मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं कि वो हार मान ले रहे हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी पार्टी बन गई है जो हार कबूल करना नहीं चाहती और जीतने के लिए किसी भी हद तक वो जाने को तैयार होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल। और उसकी वानगी हर कुछ दिन बाद देखने के लिए मिलती है, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, कर्नाटका की बात करें, हिमाचल की बात करें, जहां पर खासतौर पे पश्चिम बंगाल और कर्नाटका की, जहां पर बहुत बुरी स्थिति में थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमेशा वो ये दिखाते हैं कि प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। एक ऐसा नैरेटिव जो है वो हमेशा सेट किया जाता है, चाहे हालत कितनी ही खराब हो, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। बिलाल सब्जवारी जी, एक तरफ इस तरह की सियासत है जहां पर ये दिखाया जाता है कि 2024 से फिर 2047 की बात करते हैं और फिर 2050 की से भी आगे की बात जो है नरेंद्र मोदी करने लगते हैं, और उनके लिए सिर्फ
और एक ही मकसद है कि किसी तरीके से साम दाम दंड भेद से वो इलेक्शन जीते। और इसीलिए हर जगह वो, चाहे उन्हें अंदरूनी तौर पर ये पता होता है कि यहाँ उनकी सरकार किसी कीमत पर भी नहीं बनने वाली है, लेकिन फिर भी प्रचंड बहुमत की बात की जाती है। दूसरी तरफ हम राहुल गांधी को देखते हैं कि जहां पर सर्वेज ये बता रहे हों कि राजस्थान में सरकार बनने जा रही है, खुद डीबी लाइव ने भी किया मध्य प्रदेश को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, राजस्थान को लेकर, और दूसरे भी सर्वे हुए हैं। वहां पर राहुल गांधी का ये कहना कि हम में क्लोज हैं, क्या आप बयानी आप उनको वो, या जो लीडर से लेकर भाई को करनी है? जी बिलाल साहब। देखिए बुशरा साहिबा, थोड़ा सा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा ब्रेक होके वॉइस आ रही। उम्मीद करता हूँ अब ठीक हो गई थी, और इसीलिए मैं आपका सवाल उस एफिशिएंसी के साथ नहीं सुन सका, लेकिन परिप्रेक्ष्य में आपके सवाल का समझ। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी ने इन चुनाव को लेकर बात की है, तो बहुत ही फेयर एनालिसिस किया है, और ये एनालिसिस ये बता रहा है कि राहुल गांधी ने उसे एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट की नज़र से देखा है, ना कि एक पॉलिटिशियन होने के नाते। ये एक एनालिसिस राहुल गांधी के द्वारा जो हमारे सामने आया, वो बताता है कि राहुल गांधी का एनालिसिस और पॉलिटिक्स के अंदर जो एक पारदर्शिता है और जो एक स्वच्छता है दृष्टिकोण में, वो कितनी साफ सुथरी है। हम अभी डिस्कस कर रहे थे प्रधानमंत्री के ब्रांड वैल्यू पर और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। दरअसल जिस ब्रांड वैल्यू की हम बात कर रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, इस ब्रांड वैल्यूज के जो एक मार्केटिंग में जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, उसको भी समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे ले जा रहा हूँ चीज को, ताकि एक रचनात्मक स्तर पर लोगों को एड्रेस कर सके। देखिए, ब्रांड वैल्यू का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है, जब ब्रांड फ्लॉप होता है तो उससे जुड़ी हुई सारे प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाते हैं। कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना अपना रूपांतरण मोदित्व में किया और मोदी को एक ब्रांड बना के पेश किया, तो उसके फायदे भी मिले। लेकिन जब वो ब्रांड वैल्यू कोलैप्स हुई, तो भारतीय जनता पार्टी भी कोलैप्स होने लगी। एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये उसी का नतीजा है कि जब मोदी कोलैप्स हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी कोलैप्स हो रही है। देखिए, राज्य के चुनाव हमेशा से क्षेत्रीय छत्रपों के माध्यम से जीते जाते हैं, लेकिन मोदी जी की जब ब्रांड वैल्यू कोलैप्स हो गई, लेकिन मोदी जी खुद ये मान के चल रहे हैं कि मेरी ब्रांड वैल्यू है, इसलिए वो क्षेत्रीय छत्रपों को अवॉइड कर चल रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक कर रही है। दरअसल मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब आप कर्नाटक की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, या आप राजस्थान की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, ये वो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को गिराया था। ये हमें ये नहीं भूलना चाहिए। कर्नाटक में उन चुनी हुई सरकारों को जब गिराया था, यकीनन आपने सरकार बनाई, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। मध्य प्रदेश में आपने चुनी हुई सरकार को गिराया था, उसकी बुनियादें एंटी इनकम्पेंसी की उस वक्त रख दी गई थी समाज के अंदर। लोगों ने सरकार जरूरी गिरा लिया आपने, लेकिन लोगों ने उस चुनी हुई सरकार को गिराने को दिल से स्वीकार नहीं किया। महाराष्ट्र में आपने सरकार गिराई, लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार, लेकिन दिलों में लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। आज जितने भी CSDS के रिजल्ट्स हैं, वो आप देख लीजिए वहां क्या हाल है। राजस्थान में आपने अटेम्प्ट किया था, और आज आप देख लिए कांग्रेस नेक टू नेक फाइट के अंदर। एक पहलू ये भी कहना चाहता हूँ, तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी तो वास्तव में धर्म की राजनीति करते हैं। संघ की एक परिपाटी रही है धर्म की राजनीति के माध्यम से चुनाव जीतने, और आज कर्नाटक में भी पूरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने बजरंग बली पे जब बजरंग दल पे जब बैन लगाया था, तो उसको बजरंग बली से जोड़कर धर्म की राजनीति पे कन्वर्ट करने की कोशिश की। बीच बीच में इन्होंने जब कर्नाटक चुनाव हो रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लाके खड़े करने की बात करी, और बहुत सारे ऐसे पहलू छेड़ने की बात करी जो जिससे ध्रुवीकरण हो सके।
कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सभी स्टेट्स में एंटी इनकम्बेंसी है और उसकी वजह यह है कि इनकी गवर्नेंस के स्तर पर ये लोग फ्लॉप हो चुके हैं। और धर्म की राजनीति करने वालों को तो हमेशा से राम का नाम लेना चाहिए। वो राहुल गांधी और कांग्रेस की तस्वीर क्यों पढ़ने लगे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी। तो ये बताता है अपने आप में कि मानसिक रूप से जी। प्रधानमंत्री एक पैनिक की स्थिति में, और वो अपने आप को संयोजित, सुव्यवस्थित और अनुशासित नहीं कर पा रहे हैं कि राजनीति में कौन से डगर पकड़े ताकि वो जीत जाए। जी, जाहिर सी बात है और ये बात राकेश जी हकीकत के तौर पर सामने नजर भी आ रही है। आप ये देखिए, स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, उसका क्या हश्र होता है, एक तरह का एक बवंडर खड़ा किया जाता है कि न जाने उसमें क्या ऐतिहासिक होने जा रहा है, फिर सबके सामने है कि क्या हुआ। महिला आरक्षण बिल लाया गया, लेकिन उसका नतीजा क्या है और वो कब लागू होगा, ये अब सबके सामने क्लियर है। उसके बाद उससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है छेड़ी गई, फिर उससे पहले आप ये देखिए इंडिया वर्सेस भारत कराया गया। तो एक वाटर टेस्टिंग जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। और जो हेडलाइंस मैनेजमेंट जो किया जा रहा है, इसकी मियाद 2 से 3 दिन से ज्यादा की नहीं होती है। उसके बाद फिर नया शगुफा छेड़ा जाता है और उसके बाद फिर उस पर लोगों को लगा दिया जाता है और फिर इस पर हेडलाइंस जो है वो मैनेज की जाती हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब जो है पूरी तरीके से सियासत बदल रही है? पहले शायद भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती थी और विपक्ष उसकी जवाब देते हुए नजर आता था, लेकिन अब बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। अब ये लग रहा है कि जो नैरेटिव है वो विपक्ष तय करता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे पीछे जो है वो नजर आ रही है। कल भी आप देखें कि कल जिस तरह से राहुल गांधी रेल में उन्होंने सफर किया, वो तस्वीरें सबके सामने हैं और लगातार वो इस तरह की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और चौंका देते हैं लोगों को। तो आपको नहीं लग रहा कि सियासत जो है जब से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से पूरी तरीके से बदल गई है? बिल्कुल, आपने वो शब्द खुद ही कह दिया। मैं वहीं से शुरू करना चाह रहा था अपनी बात कि भारत की हाल फिलहाल की राजनीति में जो टर्निंग पॉइंट है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। उससे पहले बीजेपी या नरेंद्र मोदी या आरएसएस हमारे समाज के मुद्दों को तय करते थे, नैरेटिव करते थे, एजेंडा में तैयार करते थे। मीडिया को और विपक्ष के लोगों को उनकी पिच पर जाकर खेलना पड़ता था। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के बाद ये तस्वीर बदल गई। आप ये देखेंगे कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जितने भी मुद्दे सामने रखते हैं, आपने 3 दिन कहा है, मैं तो मानता हूं एक दिन भी उनका मुद्दा जिंदा नहीं रहता। उनका झूठ 5 मिनट से अधिक से नहीं चलता। आपने अभी जिक्र किया रानी दुर्गावती स्टेशन का। हम ये मान सकते हैं कि रानी कमलापति स्टेशन है, मिलता जुलता शब्द है, मिलता जुलता उच्चारण है, वो भी रानी ये भी रानी, उस वजह से हो सकता है वे कह गए हों। लेकिन इस बहाने से उनके सैकड़ों पिछले झूठ दोबारा से सतह पर आ जाते हैं सामने। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी नाम का जो ब्रांड है, जिसकी बात अभी बिलाल साहब ने कही कि जब कोई ब्रांड फेल होता है तो उसके सारे उत्पाद, उसके बाई प्रोडक्ट सब फेल होना शुरू होते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ यही हो रहा है। कर्नाटक और हिमाचल की हार ने उनको कहीं बहुत भीतर तक हिलाकर रख दिया है। उनको यह समझ में आने लगा है कि अब अगर हिंदी भारत में, खास तौर से ये जो भारत का हृदय प्रदेश है, इन तीनों राज्यों में भी सबसे महत्वपूर्ण मैं मध्य प्रदेश को मानता हूं। इसलिए नहीं कि मैं यहां रहता हूं, बल्कि इसलिए कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये संघ की पुरानी प्रयोगशाला रही है। बीजेपी, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी तक के सफर में यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लंबी फहरिस्त है बड़े नेताओं। अगर उस राज्य में, और जहां चौथी बार बीजेपी की सरकार है, भले ये चौथी बार वाली खरीद फरोख्त वाली कही जाती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है, हमें कोई आरोप नहीं लगाना, उस राज्य में अगर बीजेपी हारती है तो ये शिवराज सिंह चौहान के लिए अकेले झटका नहीं होगा। ये ब्रांड मोदी को करारा झटका, जोर का झटका धीरे से लगने का काम करेगा। और धीरे से भी नहीं, ये जोर का झटका जोर से ही लगेगा। इसलिए वे येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से मध्य प्रदेश को जीतना चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बाजी हाथ से निकल गई है, शायद वे मान चुके हैं। राजस्थान में राहुल गांधी जैसे ईमानदार राजनेता ने खुद कह दिया है कि कांटे की टक्कर है, करीबी मुकाबला है, तो बीजेपी के लिए राहत की बात होगी। यद्यपि
वर्तमान भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसा होगा कि कोई नेता इस तरह की बात कर रहा है। वरना यहाँ तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जहां 10 सीटें नहीं आ रही होती वहां कह देते हैं 150 सीटें आएंगी। कर्नाटक में भी दावा कर रहे थे 150 सीटें से हम ऊपर आएंगे। मध्य प्रदेश में तो बुशरा जी चुनाव अभियान 200 का पार से शुरू किया था बीजेपी ने, अब की बार 200 पार, और जब लगा कि 100 के भी लाले पड़ रहे हैं तब अपने मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतार दिया। तो ये वाला चुनाव सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की भविष्य की राजनीति को तय करने वाला नहीं होगा, ये ब्रांड मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बात और है इसमें, मध्य प्रदेश में चूंकि उस तरह से हिंदू मुसलमान नहीं हो पाता जैसा कई राज्यों में हो जाता है, उत्तर प्रदेश में जैसे हो जाता है, लेकिन फिर भी आखिरी के 60 दिनों में चुनाव के मुझे ऐसा लगता है जब ये सारे टोने टोटके, सारी झाड़ फूंक के बाद भी चुनावी समर जीतते हुए जब बीजेपी को नहीं दिखेगा तो अंत में वो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे। इसकी एक वानगी आपको पेश कर देता हूं। लक्ष्मण सर, आपने पता नहीं सुना या मालूम है कि नहीं आपको बिलाल भाई, 19 सितंबर को शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा में मंच से कहा है कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये लोग हमारी महिलाओं को बिंदी लगाने और चूड़ियां पहनने से भी मुश्किल कर देंगे, चूड़ियां पहनना मुश्किल कर देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं जिस देश में 75 में से 65 साल कांग्रेस ने राज किया हो, क्या हमारे परिवारों की माता बहनों ने, हमारी पत्नी ने बिंदी नहीं लगाई? क्या 10 साल कमलनाथ की दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो मध्य प्रदेश की महिलाएं चूड़ियां नहीं पहनती थी? लेकिन राजनीति का ये स्तर अभी होने जा रहा है कि 4 बार का मुख्यमंत्री जिसके पास अब कुछ नहीं है परोसने को, तो वो नफरत की राजनीति के लिए कह रहा है कि अगर कांग्रेस आ गई तो हमारी बहनें बिंदी नहीं लगा पाएंगी, चूड़ियां नहीं पहन पाएंगी। ये हताशा का चरम है बुशरा जी। और प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में जिस तरह से अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया और ये कहा कि कांग्रेस को अर्बन नक्सल चला रहे हैं, ये सिर्फ हंसने लायक है, हास्यास्पद बयान। पर ये भी बताता है कि खुद मोदी भी भीतर तक अंतरतम में अपने डरे हुए हैं बहुत। जी बुशरा जी। जी, जाहिर सी बात है, और वो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है। G20 को लेकर महिमा मंडन किया गया, फिर उसके बाद उससे पहले चंद्रयान को लेकर, और फिर उसके बाद स्पेशल सेशन बुलाया गया। लेकिन क्या आपको डॉक्टर लक्ष्मण ये लग रहा है कि जितने भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जितनी चीजें चेक की जा रही हैं कि देखें कि किससे क्या ट्रिगर हो रहा है और किससे फायदा हो रहा है और जनता इसको लेकर बात करना चाह रही है, वो आपको लग रहा है तमाम चीजें जो हैं वो अगेंस्ट ही भारतीय जनता पार्टी के साबित हो रही हैं? चाहे हम स्पेशल सेशन की बात करें, स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण बिल, और उसके बाद कांग्रेस ने और तमाम जो जिस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्होंने पोल खोल दी कि आप ये देखिए कि जो ला तो रहे हैं आप आनन फानन में और इस तरह से स्पेशल सेशन बुलाकर, लेकिन उसका अस्तित्व में वो कब आएगा उसकी तो बात भी नहीं की जा सकती, उसकी तारीख की बात भी नहीं की जा सकती है। और उसके बाद लास्ट डे पर रमेश बिधूड़ी का वो सब कुछ करना, जिसपे ना सिर्फ देश बल्कि विदेश तक में नाम जो है वो खराब हुआ है कि देश की पार्लियामेंट में क्या कुछ हो रहा है। और उसके बाद जो ओबीसी की सियासत को लगातार राहुल गांधी वार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े वोट बैंक पर, तो वो भी बहुत परेशान कर रहा है, चिंतित कर रहा है। और यही वजह है कि ओबीसी का नाम तक भी नहीं ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो क्या आपको लग रहा है तमाम चीजें बिल्कुल अगेंस्ट साबित हो रही हैं, जिसको इसलिए टेस्ट किया गया कि शायद कोई तो एक चीज हो जो काम कर जाए फिलहाल के 5 राज्यों के इलेक्शन में? जी, जैसे गांव में जादूगर आता है जादू दिखाने, तो वो एक झोला रखे रहता है। उस झोले में कई तरह के जादू के खिलौने होते हैं। वो पहले थोड़ा माहौल बनाना होता है तो छोटा कोई जादू, फिर दूसरा उससे नहीं बात बनती है तो दूसरा कोई जादू, फिर तीसरा कोई जादू। तो ऐसे करके काम चलता रहता है। जब कोई बड़ा जादूगर होता है तो उसका मंच बड़ा होता है। हमारे यहाँ एक सरकार करके आते थे जादूगर, बहुत बड़ा मंच हुआ करता था, बहुत तामझाम होता था। उसमें एनजीओ के भी लोग पता नहीं होते थे कि नहीं होते थे, लेकिन काम उनका बहुत ज्यादा बड़ा होता था। और एक एक चीज छोड़ करके वो लोगों के बीच टेस्ट करते थे कि कैसे उसकी प्रतिक्रिया आ रही है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे राजनेता, जो जिनके बारे में मेरी एक धारणा बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक वो अपने पुराने जीवन के बारे में तो विद्वानों में मतभेद है कि उनका जीवन कैसे बीता,
कितने साल इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिली में लगाया, कब भीख मांगा, बहुत सारे, बहुत विवादित है, इसलिए उस जीवन को छोड़ देते हैं। राजनीतिक जीवन बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कभी भी विपक्ष में नहीं बैठे। वो गुजरात गए तो गुजरात में मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे, फिर देश के प्रधानमंत्री के ओहदे पर सीधे सदन आए तो झुक करके उस संविधान और संसद को सलाम किया, जिसमें अब ऐसे ऐसे कानून पेश कर दिए हैं कि वो भीतर से कैसी महसूस कर रही होगी। अब 2024 में उनके सामने बिल्कुल साफ दिख रहा है। 14 में अलग वजहों से लोगों ने कहा कि भाई एक नया नेतृत्व होना चाहिए, बहुत सारी वजहें थी। 19 में ये वजह आई कि भाई अगले बंदे ने 60 महीने मांगे थे, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं तो 60 महीने पूरा नहीं, एक बार और मौका दे देते हैं। लेकिन 2024 में यह भी तर्क अब काम करता दिख नहीं रहा है। तीसरा मुद्दा कि आपने जितना कहा, आपने भले ही भोपाल के भाषण में कहा ये मोदी है, ये जो कहता है उसकी गारंटी देता है, और लोगों में भरोसा हो जाता है कि अब मोदी जी ने कहा है तो गारंटी है कि ये काम होगा ही होगा। अचानक पीछे से आवाज सुनाई दे रही होगी, मोदी जी को भले ना सुनाई दी हो लेकिन आम जनता को सुनाई दे रही होगी, ये 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष आपकी ही गारंटी थी, 15 लाख आपकी ही गारंटी थी, स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांव, बुलेट ट्रेन, वो गारंटी पूरी क्यों नहीं हुई? अब 10 साल बाद आपसे सवाल किए जाएंगे, इसलिए अब नए नए इवेंट हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो इवेंट इसलिए हो रहे हैं कि अब वोट बैंक, पहले 2014 में ओबीसी कार्ड खेला गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जब देश को पहली बार पता चला कि गुजरात के मुख्यमंत्री ओबीसी मां के बेटे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी रैली में बताया। ओबीसी का एक बहुत बड़ा चंक उनको वोट देता है, जो अलग अलग वजहों से कांग्रेस से या क्षेत्रीय दलों से नाराज या उसमें अति पिछड़ा समुदाय नाराज होता है। तो ओबीसी कार्ड खेला जा चुका है कम से कम केंद्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में। दलित कार्ड के नाम पर उन्होंने दूसरे ढंग से कई और काम किए। अब महिला कार्ड खेलने के लिए उन्होंने यह एक नया काम किया है, और भोपाल की रैली में उन्होंने यह कहा कि देखो, अभी जो बात अभी इशारे में आ रही थी ना कि तिलक बिंदी नहीं लगाने देंगे, वही डर, देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, G20 के सारे देश आकर के नतमस्तक हो रहे हैं, अकेला शेर सब पर भारी, वो सब कुछ ऐसा आ गया दिन कि जिक्र तक नहीं कर पाए कि महिला आरक्षण विधेयक में क्या हो रहा है। आप शोहरत में अपना तो कहते ना कि हम गारंटी दिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा बन गई आपके नए वाले इवेंट में, वो ओबीसी का मुद्दा। उमा भारती कोई बाहर की नहीं है, उमा भारती तो खुद बीजेपी की हैं, उमा भारती खुद उसी राम रथ यात्रा में शामिल रही हैं, उमा भारती आपके उसी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, और वो कह रही हैं कि अगर ओबीसी कोटा महिला आरक्षण में नहीं शामिल हुआ तो हम लागू नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी जी के पास इसकी क्या काट है? वो डरा रहे हैं कि 30 साल इन लोगों ने रोके रखा, खबरदार अगर इनकी सरकार बन गई तो ये वापस छीन लेंगे, ये रोक लेंगे। ऐसा लग रहा है कि वो डराया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इसलिए नरेंद्र मोदी भीतर से खुद डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं कभी विपक्ष में नहीं रहा, वो सामने जो विपक्ष की कुर्सी है वो डराती है, कैसे उस पर बैठेंगे, इसलिए वो कई कई तरह के काम कर रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक जो कि 29 में लागू होगा या 39 में लागू होगा, इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। बहरहाल 24 में तो लागू नहीं हो रहा, इसलिए कार्ड खेले जा रहे हैं ताकि अपने भीतर का डर छिपाया जाए, महिला को एक पहचान बना करके कहा जाए कि सारी महिलाएं एक जैसी हैं। मगर ये ओबीसी महिलाओं का कार्ड, राहुल गांधी ने जैसे ही स्टैंड ले लिया ना, बड़ा नेता कैसे बड़ा बनता है। बड़ा नेता आपातकाल पर माफी मांग लेता है, बड़ा नेता 84 के दंगों पर माफी मांग लेता है। बड़ा नेता वो नहीं होता जो 2002 पर बॉम्बे पर कभी माफी ना मांगे, और बड़ा नेता वो होता है जो ये कह देता है कि हाँ, हमसे 2010 में गलती हुई कि जब हम महिला आरक्षण विधेयक ला रहे थे तो ओबीसी कोटा नहीं ला रहे थे। हाँ, हमने जाति जनगणना उस तरह से 1948 की जनगणना एक्ट से नहीं कराई, लेकिन अब अगर हम आए तो हम जाति जनगणना भी कराएंगे और हम कोटा विदिन कोटा के तहत ये काम करेंगे, और माफी मांगते हैं। यही दिख रहा है कि अब नरेंद्र मोदी जी के पास और बीजेपी के पास इसकी ठोस कोई काट नहीं दिख रही है, इसलिए वो बेचैन है, वो कमजोर हैं। और मध्य प्रदेश उसका एक लिटमस टेस्ट है, जहां पर ओबीसी महासभा है, जयस आदिवासियों का संगठन है। मैं गया हूं मध्य प्रदेश, चाहे वो
खंडवा का इलाका हो, मालवा का इलाका हो या ग्वालियर, भिंड, मुरैना हो, मैंने हर तरफ जाकर देखा है वहां का ओबीसी सवाल पूछ रहा है कि 14% आरक्षण क्यों है माननीय ओबीसी कहने वाले प्रधानमंत्री जी, 27% क्यों नहीं ओबीसी को रिजर्वेशन, महिलाओं का कोटा विद इन कोटा क्यों नहीं है, आदिवासी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो खतियान कानून है वो लागू नहीं है, अनुसूची 5-6 लागू नहीं है, आदिवासी कह रहा है कि हमारा कोई मुद्दा आपने हल नहीं किया। इसका मतलब ये कि जी मध्य प्रदेश बहुत मुश्किल होता जा रहा है और खुद नरेंद्र मोदी जी अपना इम्तिहान देने के लिए सामने अब पूरी बैटल पर आ चुके हैं, जो दिखा रहा है कि भीतर से हार रहे हैं। हाँ, अंतिम रूप से क्या चुनाव परिणाम होगा ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल। और अगर जीतेंगे तो मोदी और हारेंगे तो फिर से शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने होगा, फिर से रमन सिंह का होगा, वसुंधरा राजे का होगा और वो तमाम चेहरे सामने होंगे और अचानक से हेडलाइंस मैनेज जो है वो की जाएगी और अचानक से नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो गायब कर दिया जाएगा। ये लगातार हमने देखा है कि किस तरह से जो सरकारी दरबारी मीडिया है वो ये करता आया है और अभी भी अगर इस तरह से होता है तो वैसे ही किया जाएगा, क्योंकि इन चुनावों के बाद फिर आम चुनाव हैं जो कि सबसे टेढ़ी खीर है। और बिलाल साहब, डर तो मोदी रहे हैं, लेकिन आप रहा है वो डरा जनता को रहे हैं, वो कांग्रेस के नाम से जनता को डरा रहे हैं। एक अकेला सब पे भारी की बात करते हैं, 56 इंची की बात की जाती है, लगातार इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो कही जाती हैं, लेकिन डर जो है वो नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर नजर आ रहा है उनकी आंखों के सामने, लेकिन डरा वो जनता को रहे हैं बार बार कांग्रेस का और विपक्ष का नाम लेकर। तो क्या आपको ये लग रहा है कि अगर इन 5 राज्यों में माना 3 या 4 जगहों पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहती है, एक हाइपोथेटिकल अगर सिचुएशन हम यहाँ पर रखें, तो अगर कामयाब हो जाती है तो 2024 के लिए क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए राहें और ज्यादा मुश्किल होने जा रही हैं, क्योंकि तब तो 28 जो दल हैं वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक ये जो उन्होंने एक रूल जो बनाया है जिसकी बात जो की जा रही है कि एक सीट पर एक ही कैंडिडेट उतारा जाएगा तमाम पार्टियों का मिलके, तो तब तो मुश्किलें बहुत ज्यादा और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यकीनन बुशरा साहबा, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को बहुत गौर से और उनकी शारीरिक भाषा को समझने की कोशिश, तो इसमें साफ देखा जा सकता है कि वो अपनी पल्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनका पल्स बढ़ रहा है और वो एक पैनिक मोड में नजर आती है। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक राजनीतिक जीवन है उस अपनी एक्सपायरी के बहुत करीब है, अपनी बहुत एक्सपायरी के बहुत करीब है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू एग्जॉस्ट हो गई। और आपने कहा 5 राज्यों की चुनाव, तो यकीनन अगर कांग्रेस 5 राज्यों में एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है और जीतती है तो यकीन ये परसेप्शन लोकसभा चुनाव पर में ऐड होगा और लोकसभा चुनाव के अंदर इसी परसेप्शन के साथ एक माइंडसेट देश की जनता का बनेगा और ये एक समझ लीजिए कि राइटिंग ऑन द वॉल फिर हो जाएगा कि अब इस देश के अंदर विपक्ष ही एक भारी भरकम संख्या में, खासतौर से इंडिया गठबंधन, उस दावेदारी को बिल्कुल पूरी तरह ठोक देगा कि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद कि यकीनन अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने जा रहे हैं और वो एक पॉलिटिकल ओपन कॉल ले लेगा। उनके कॉन्फिडेंस में भारी उत्साह नजर आएगा, पब्लिक में भी एक ऊर्जा नजर आएगी, कार्यकर्ता भी एक ऊर्जान्वित महसूस करेगा, चार्ज हो जाएगा। और आप ये देखिएगा, इसका यकीनन अगर आप जो सवाल है इसको एक पॉजिटिव फॉर्म मिले तो 5 राज्यों के बाद अगर नैरेटिव वही सेट होगा जो 5 राज्य जो करना चाहेंगे और इसमें अगर कांग्रेस विक्ट्री लेती है तो लोकसभा तक ये नैरेटिव मेंटेन रहेगा। जी, आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर लक्ष्मण कि ये जो कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का, खासतौर पर राहुल गांधी का, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो हुई है और जो कॉन्फिडेंस जो नजर आ रहा है जो शायद पहले नहीं नजर आता था, उसकी वजूहात आप क्या देखते हैं कि ये कॉन्फिडेंस कैसे अचानक ही सीधे तौर पर ये कहना कि इन राज्यों में हमारी जीत होने जा रही है? एक तो ये भी वजह हो सकती है कि उन राज्यों में जो कांग्रेस के चेहरे हैं वो अपने आप में बहुत दमदार और बड़े चेहरे हैं, वो कद्दावर नेता हैं जो अपने दम पर चुनाव लड़ने की काबिलियत रखते हैं,
लेकिन उसके साथ साथ जो राहुल गांधी को लेकर जो नेताओं का जो कॉन्फिडेंस है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आपको ये लग रहा है कि ब्रांड राहुल गांधी अब ब्रांड मोदी को टक्कर देने के लिए सीधे तौर पर तैयार है? नहीं, एक चीज यहाँ पर बहुत सजग होकर के समझने वाली है कि चूंकि मध्य प्रदेश राहुल गांधी कांग्रेस को पूरे देश में एक ऊर्जा देने वाले केंद्र की तरह विकसित हो गए हैं, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया कि उनकी छवि खराब की जाए। बहुत बाद में राहुल गांधी जी को यह बात समझ में आई कि यह काम पहले लालू प्रसाद यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव ऐसे तमाम नेताओं के साथ किया जा चुका है, कैसे किसी की छवियां कैद कर दी जाती हैं। राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ। अब राहुल गांधी ने पिछले तकरीबन चंद महीनों से कहें, उन्होंने अपनी शख्सियत को बहुत जमीनी स्तर पर जाकर उभारा है, जिसका फायदा पूरे कांग्रेस के उनके संगठन को मिला है। और फिर कांग्रेस ने बहुत सारे अर्बन नक्सल को एक साथ जोड़ लिया जो देश बचाना चाहते हैं बेसिकली। इस सब से आत्मविश्वास मिला है, इसलिए दिखता है एक लीडर जब बोलता है तो वो कहता है कि मैं अडानी के मसले पर समझौता नहीं करूंगा, मैं जातिवार जनगणना पर समझौता नहीं करूंगा। वो अलग अलग जगहों पर पहुंच जाता है जब आम जनता के बीच में। तो जब आम जनता के बीच में कोई प्रधान सेवक जाए तो वो तो है विष्णु का अवतार, जो उनके बीच में गया तो वो उनका अच्छा करने गया। लेकिन जब कोई राहुल गांधी किसी बाइक वाले के पास चला गया, किसी ट्रेन में चला गया, कोई राहुल गांधी खेत में चला गया, तो वो टूरिज्म हो गया। तो देश की जनता इतना तो कम से कम समझती है कि आप बांटे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, तो वो रेवड़ी नहीं है और बाकी को रेवड़ी। तो एक तो ये बात है कि राहुल गांधी ने आत्मविश्वास भरा है पूरे कांग्रेस में। मगर इन 3 राज्यों में अगर कांग्रेस मजबूत होती हुई दिख रही है तो वो 2-3 वजहों से। वजह नंबर 1 कि तीनों राज्यों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मामला है, ये बाकी जगहों पर उस तरह से नहीं होता है, ये कांग्रेस को आत्मविश्वास दे रहा है। दूसरी बात, तीनों में से तीनों जगह पे कांग्रेस जीती हुई थी, एक जगह तो खरीद लिया गया, उनके अपने पुराने लोग चले गए, इसलिए कांग्रेस के पास कॉन्फिडेंस है कि हम तीनों जीते हुए थे और अब हम इसे और मेहनत से लड़ रहे हैं। तो भूपेश बघेल का अपना रोल बहुत बड़ा है बनिस्पत की राहुल गांधी। ये मेरी टिप्पणी है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अपने लेवल पर बहुत मजबूत है। यही काम राजस्थान में अशोक गहलोत पीछे थे, वो रेस में नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत दूसरे ढंग से साधा और बीजेपी के अपने अंतर विरोध, जिससे कांग्रेस फाइट में आ गई। राहुल गांधी ने बहुत ईमानदारी से कबूल भी किया कि हम क्लोज हैं वहां पर। तीसरा मध्य प्रदेश है जहां पर अभी भी कांग्रेस भारी है और जो बीजेपी ने अपने अंतर कला दिखाई उससे ये दिख रहा है कि वहां पर बीजेपी पिछले पायदान पर है। एक आखिरी और बस सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम इस बात को, आपके सवाल को 2024 के नजरिए में मूल्यांकन करना चाहें तो खुद राहुल गांधी भी ये नहीं चाहते कि 2024 के चुनाव को बीजेपी वाली जमीन पर कि मोदी नहीं तो कौन या विपक्ष का चेहरा कौन और वो चेहरा धीरे धीरे राहुल गांधी बन जाए, इस पर खुद राहुल गांधी नहीं चाहते कि डिबेट हो। यानी 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं होने वाला है और यह ईमानदारी कांग्रेस को और दिखानी होगी। और ये जो 2024 का चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस मोदी की विफलता, मोदी की साजिशें, संविधान का खतरे में होना, ऐसे तमाम मुद्दे होंगे और एक मल्टीपल कलरफुल अम्ब्रेला बनेगा और जो बन रहा है वह मुझे लगता है भारी पड़ेगा। उसकी शर्त केवल ये होगी कि वो अपने मुद्दों पर, मिसाल के तौर पर वो महंगाई, बेरोजगारी, जातिवार जनगणना, इन मुद्दों को अगर जनता तक ले जाने में कामयाब हो जाए तो मोदी वर्सेस जनता वो चुनाव होगा और उसमें मुझे लगता है कि मोदी कमजोर पड़ते दिख रहे हैं और जनता मजबूत होती दिख रही है। शुक्रिया। बिल्कुल जी। और बिलाल साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी इस पर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर मैं वाइंड अप करूंगी प्रोग्राम को। मैं बुशरा साहब यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जिस प्लैंक पर खेलते थे तो वो सबसे बड़ा चंक था ओबीसी वोट बैंक, जिसको 80 और 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेताओं को पैट्रनाइज करके, चाहे वो कल्याण सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, उमा भारती हो या फिर और अन्य सारे नेता हो, जैसे अब विदुरी जी, रमेश विदुरी, इन सब के चेहरों के माध्यम से उस जात का धार्मिकरण करा, हिंदुआइजेशन करा, अब फिर उसका संप्रदायीकरण करा और जब अधिकार देने की बात आई तो आरक्षण को रोका,
उनकी जातीय जनगणना को रोका, EWS ला के उनके आरक्षण के अनुपात को रोका, और अब महिला आरक्षण के माध्यम से पूरी तरह वाइप आउट कर दिया ओबीसी कोटे को। तो ये बूमरैंग करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतिगत राजनीति का जो सबसे मजबूत पक्ष था, उस पर प्रहार खुद भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही कर लिया है। जी जी, जाहिर सी बात है। तो ये साफ है, और राहुल गांधी जिस तरह से लगातार ओबीसी की बात लगातार कर रहे हैं, चाहे वो सेक्रेटरीज के हवाले से कर रहे हो, उनकी लिस्ट के किस तरह से सिर्फ 5% है, 90 में से 3 हैं, या महिला आरक्षण में आरक्षण की वो बात कर रहे हो, ओबीसी कोटे की बात कर रहे हो, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब की, अडानी, इन सब की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो फोकस्ड है और वो लगातार मुद्दों की बात कर रहा है और मुद्दों पर ही वो सरकार को जवाबदेह बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें पूरी तरीके से मुद्दा विहीन पूरी जो पॉलिटिक्स है वो नजर आ रही है, क्योंकि अगर मुद्दों की बात पर जवाब देने लगे नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी, तो उन्हें पता है कि उनका सफा पूरी तरीके से कोरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप दर्शकों का भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।